न्याय क्या है, न्याय का आधार क्या हो, उचित न्याय और अनुचित न्याय, न्याय और अन्याय, ये सब बहुत विचार करने वाले बिंदु हैं। और आधार को लेकर तो सहमति बनती है, असहमति होती है और विभिन्न तरीके के आधार पर चर्चा होती है। हम थोड़ा सा जानें, लीजिए हम कुछ बिंदु आपको देते हैं। पहला बिंदु, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव न्याय है। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव न्याय है। प्रश्नवाचक। समानुपातिक न्याय ही न्याय है। मैंने अभी चर्चा की थी कि क्या न्याय करते समय न्यायाधीश को या न्याय करने वालों को अनुपात का भी ख्याल रखना चाहिए। तो समानुपातिक न्याय ही न्याय है। तीसरा, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखना न्याय है। विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखना न्याय है। इस पर मैंने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी। और अंतिम है, क्या वंचितों की सहायता के लिए बनाई गई योजनाएं, वंचितों के निम्न तबके के लोगों के लिए, उनकी मदद के लिए बनाई गई योजनाएं न्याय सिद्धांत की कसौटी पर खरी उतरती हैं। ये चार ऐसे आधार हैं जिस पर न्याय को लेकर बातचीत होती रहती है और विचार मंथन होता रहता है। विचारक इस पर अलग अलग विचार रखते हैं। आपका क्या विचार है, इस पर थोड़ा सोचेंगे। और आपके विचार के साथ ही हम अब आपको ले चलते हैं 20वीं शताब्दी के एक ऐसे विचारक के विचारों की ओर जिसने सामाजिक न्याय को नए तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की। सामाजिक न्याय पर एक नया आधार उसने दिया जिसका नाम था रॉल्फ। पूरा नाम जॉन रॉल्स, जिसका जिक्र मैंने अपने पहले के वीडियो में भी किया है और आपको बताया कि इसकी मृत्यु मात्र 18-20 वर्ष पूर्व ही हुई थी। लेकिन जाने से पहले उसने एक ऐसा सिद्धांत दे दिया जो सर्वमान्य तो नहीं, पर बहुमत उसके पक्ष में है। आखिर न्याय को परिभाषित करते हुए, न्याय के सिद्धांत को बताते हुए, न्याय का आधार क्या हो, इस पर इसके विचार क्या हैं जॉन रॉल्स ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में उसने कुछ तर्क दिए हैं। निष्पक्ष और न्याय संगत, तो न्याय तक पहुंचने के लिए नियम की बात हम नहीं करते, न्याय की बात करें। हमको खुद को एक ऐसी जगह पर ले जाना पड़ेगा जहां हमें निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए। इसका तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ ये है कि जॉन रॉल्स का कहना है कि हम स्वयं को एक ऐसी परिस्थिति में अपने को ले जाएं जहां हम न्यूट्रल हो जाएं, जहां हम उस न्याय की प्रणाली का हिस्सा न रहें। तो उसका कहना है कि एकमात्र रास्ता, निष्पक्ष और न्याय संगत एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए। और संगठित करने से इसका तात्पर्य है समाज को कैसे सामाजिक न्याय दिया जाए, समाज को कैसे विकसित दिया जाए। उसका आगे कहना है कि कल्पना करिए कि हम एक ऐसे समाज में हैं। हम कैसे समाज में हैं, हम कैसी जगह हैं, हम किन स्थितियों में हैं, इसका हमें ज्ञान नहीं। अपने को ऐसी जगह पे ले जाओ, अपनी सोच को ऐसी जगह पे ले जाओ कि हमें ज्ञान ही नहीं है कि उस समाज में
मेरा अस्तित्व कैसा है, उस समाज में मेरी क्या जगह है, उस समाज में मैं किस रूप में हूँ, मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ, या कौशल मेरे पास है, या मैं शिक्षित हूँ अशिक्षित हूँ, पुरुष हूँ महिला हूँ। सब बातों को भूल जाइए। उन सब बातों को जो न्याय के आधार को निर्धारित करने में प्रभावित करती हैं, न्याय के आधार को प्रभावित करती हैं, उन आधारों से दूर हो जाइए कुछ समय के लिए और कल्पना करिए कि उस समाज में हमारी क्या जगह होगी, इससे हम बाहर चले जाएं। अर्थात हम ये नहीं जानते कि मैं किस किस्म के परिवार में हुआ हूँ, मैं उच्च जाति में पैदा हुआ या निम्न जाति में हूँ, अमीर हूँ गरीब हूँ, सुविधा संपन्न हूँ असंपन्न हूँ, आदि आदि। जब आप ऐसी स्थिति में चले गए और उसके बाद जब आप सोचते हैं न्याय के बारे में, तो शायद आप सबसे निष्पक्ष परिभाषा, सबसे निष्पक्ष कल्पना न्याय की कर सकते हैं। उसका कहना है कि हमें ये सब यदि न मालूम हो कि हम कौन होंगे और भविष्य में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, तब हम भविष्य के उस समाज के नियमों के बारे में सही निर्णय कर सकते हैं। हम कुछ क्षण के लिए न जाने कि हम कौन हैं, हम किस समाज के हैं, हमारा लिंग क्या है, और उससे बाहर आ जाएं। और बाहर आने के बाद हम भूल जाएं कि हम कौन हैं और फिर सोचें न्याय की बात, तब शायद निष्पक्ष न्याय सामने आएगा। ऐसा करने पर भविष्य के समाज के नियम और संगठन के बारे में जो हम निर्णय लेंगे, वे निर्णय सर्वश्रेष्ठ होंगे, ऐसा उसका कहना है। इसको आगे उसने अपनी शब्दावली से परिभाषित भी किया, पर फिलहाल मैं जो प्रयास कर रहा हूँ वो आपको ये समझाने का कि जॉन रॉल्स ने न्याय को परिभाषित करने के लिए एक कंडीशन बनाई है, एक कंडीशन किया और कहा है कि आप इसको सही परिभाषित तभी कर सकते हैं जब आप कौन हैं, जब आप अपने उन सारे हितों से बाहर हट गए हैं और फिर न्याय की बात करते हैं, तभी आपके द्वारा न्याय संबंधी विचार, न्याय संबंधी नियम, न्याय संबंधी संगठन आदि सर्वमान्य होंगे, सभी सदस्यों के लिए अच्छे होंगे। रॉल्स ने इस बात को अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा है। क्या शीर्षक दिया है? अज्ञानता के आवरण में सोचना। अपने को अज्ञानी बना ले। अज्ञानी किस रूप में? कि हम कौन हैं। अज्ञानी किस रूप में? कि हम अपने हित को जानते ही नहीं। और आवरण यानी पर्दा, आवरण यानी ढकने की चीज। तो अपने ऊपर अज्ञानता का आवरण पहना लें और उसके बाद सोचें, तब जो आप न्याय की परिभाषा या न्याय का सिद्धांत या न्याय के आधार के बारे में सोचेंगे, वो शायद सर्वमान्य निकलेगा या सबसे ज़्यादा बेहतर निकलेगा। ये उसकी रॉल्स की अवधारणा थी, जॉन रॉल्स की। ये अज्ञानता का जो कल्पित आवरण, अज्ञानता का ये कल्पित आवरण पहनना, ओढ़ना, सही कानून और नीतियों को बनाने में पहला कदम होगा। अज्ञानता का आवरण ओढ़िए तो आपने पहला कदम बढ़ाया है। किस ओर? नीतियों तक पहुंचने का पहला कदम। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री एक नीति बनाना चाहते हैं, तो जॉन रॉल्स का कहना है कि नीति बनाते समय वो इस बात को भूल जाएं कि वे क्या हैं, किस वर्ग के हैं, किस समाज के हैं, किस राज्य के हैं, किस तबके के हैं, सब भूल जाएं।
उसका आवरण ओढ़ लें, अज्ञान बन जाए, तो ये पहला कदम। इससे ये बात साफ होगी कि जो विवेकशील जो मनुष्य है केवल सबसे बुरे संदर्भ के मद्देनजर चीज़ों को देखेगा। कितनी सही बात कही कि सबसे बुरे संदर्भ में वो चीज़ों को देखेगा और फिर कानून बनाएगा। अब ऐसी स्थिति में जब कानून बनाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर है, तो प्रधानमंत्री पूरे विवेक के साथ क्या करेंगे? सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करेंगे। एक नीति बनाते समय उस नीति का सबसे बुरा असर उन पर क्या होगा, ये सोचें, और ऐसा सोचने के बाद अगला कदम उठाएं। इससे साफ होगा कि जो विवेकशील मनुष्य न केवल सबसे बुरे संदर्भ के मद्देनजर, सबसे बुरे संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, सबसे बुरे अवसर को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को देखेगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि उसके द्वारा जो नीति बनाई जा रही है, उसके द्वारा जो निर्मित नीतियां हैं, वो पूरे समाज के लिए लाभप्रद हों, सभी के लिए फ़ायदेमंद हों। दोनों चीज़ों को साथ साथ चलना है। कौन सी दोनों चीज़ें? पहला, सबसे बुरे संदर्भ में मेरी क्या स्थिति होगी यदि ये नीति लागू हो गई तो, और दूसरा, समाज को इससे कितना अधिकतम लाभ मिल सकता है, अधिकतम लाभ। इन दोनों बिंदुओं को लेके चलना है साथ साथ, क्योंकि कोई नहीं जानता कि, या प्रधानमंत्री स्वयं नहीं जानते कि आगामी जन्म में या आगामी स्थिति में, आगामी समाज में वो कौन सी जगह लेंगे। इसलिए वो चाहेंगे कि नियम ऐसा बने जो बुरी से बुरी स्थिति में भी उनके लिए जीने की एक गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करे। क्योंकि दोनों को साथ साथ चलना है और कोई नहीं जानता कि आगामी समाज में क्या स्थान होगा, कौन सी जगह लेगा। इसलिए हर कोई ऐसे नियम चाहेगा जो अगर वे बुरी भी स्थिति में जीने वाले के बीच पैदा हो तब भी वो उसे बचा सके, उसका जीवन सामान्य बना सके। लेकिन उचित तो यही होगा कि ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि उनके द्वारा चुनी गई नीतियां बेहतर स्थिति वालों को कमज़ोर ना बना दे, बेहतर स्थिति वालों को कमज़ोर ना बना दे। ये भी सुनिश्चित करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी संभावना भी हो सकती है कि खुद भविष्य के उस समाज में सुविधा संपन्न समाज में पैदा हो जाए। यदि मैंने ऐसा सोचकर कानून बनाया जो समाज सुविधा संपन्न है, कल को हो सकता है मैं उस समाज का हिस्सा न रह पाऊँ, तो क्या होगा। इसलिए ये सभी के हित में होगा कि जो निर्धारित नियम हैं, जो निर्धारित नीतियां हैं, उसमें पूरे समाज का फ़ायदा हो, किसी एक खास तबके का नहीं, किसी एक खास हिस्से का नहीं। यहाँ निष्पक्षता विवेक सम्मत कार्रवाई का परिणाम है, न कि परोपकार या उदारता का। जिस निष्पक्षता की बात रॉल्स कर रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि ये निष्पक्षता कोई जेनरॉसिटी नहीं है, उदारता नहीं है, कोई परोपकार नहीं है। ये तो बल्कि समय की ज़रूरत है, दरकार है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं मेरे पर ये कानून उल्टा ना पड़ जाए। यदि मैंने किसी के हित को ध्यान में रखकर बनाया हो तो इसलिए सर्वोपरि बिंदु सबका हित। निष्पक्षता विवेक सम्मत कार्रवाई का परिणाम होगी, न कि परोपकार या उदारता का। जॉन रॉल्स की ये जो बातें हैं ये अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। और जो शीर्षक जैसा बताया, अज्ञानता का आवरण,
ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रॉल्स जो हैं वो तर्क देते हैं कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने को प्रेरित करता है। क्या चीज? विवेकशील चिंतन। आपको याद होगा कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि प्राचीन काल में नैतिक न्याय अपने जोर पर था और नैतिक न्याय की परिकल्पना ही शायद उस समय लोगों को मालूम थी। अब तो वितरणात्मक न्याय की बात होती है और वितरण कैसा हो इसकी बात होती है, चाहे वो लाभ का वितरण, चाहे सेवा का वितरण, चाहे अवसर का वितरण, चाहे संपत्ति का वितरण। तो यहाँ पे जॉन रॉल्स ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उसका कहना है कि ये जो कानून बनेगा ऐसी स्थिति में अज्ञानता का आवरण ओढ़ने के बाद यदि नीतियां बनाई जाती हैं तो वो नीतियां सर्वश्रेष्ठ होंगी, क्योंकि उसमें उदारता या उसमें परोपकारी भावना नहीं है निहित। वो तो विवेक का परिणाम है, विवेकपूर्ण चिंतन का परिणाम है। और इसलिए वो पुनः तर्क देता है कि विवेकशील विवेकपूर्ण चिंतन हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है बजाय नैतिकता की बात करना। नैतिकता के तहत यदि हम किसी को फायदा दे रहे हैं तो शायद वह न्याय नहीं कहलाएगा। समाज में लाभ और समाज में भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की प्रेरणा हमें तब मिलेगी जब हम विवेकशील चिंतन करें, न कि नैतिकता की बातें करें। जॉन रॉल्स जिसने एक विशेष आवरण की चर्चा की है, अज्ञानता के आवरण की, उसकी बात का निष्कर्ष क्या है, निचोड़ क्या है? उसने जो बातें रखी या सिद्धांत लाए, उसकी जो तर्क प्रणाली थी उसका उद्देश्य था एक सर्वसम्मत प्रक्रिया निर्धारित करें। किस चीज़ की सर्वसम्मत प्रक्रिया? वितरण की। आपको याद होगा, मैं बारंबार बता रहा हूं कि वर्तमान में आधुनिक काल में वितरणात्मक न्याय प्रणाली या वितरणात्मक न्याय सिद्धांत, ये एक तरीके से सबसे ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन उसमें समस्या है वितरण का आधार क्या हो, वितरण कैसा हो, किन चीज़ों का हो। उसको ध्यान में रखते हुए रॉल्स ने जो सिद्धांत बताया उसको हम संक्षिप्त में, जिसका मैंने जिक्र किया है, संक्षिप्त में कह सकते हैं कि एक तरीके से ये युक्ति अन्वेषणात्मक है। युक्ति अन्वेषणात्मक अर्थात अन्वेषण करने लायक। और अन्वेषण करने के पहले, अन्वेषण करने के स्थिति में वो कहता है कि आपकी जो मूल स्थिति है, न्याय देने वाला या नीतियां बनाने वाला, वह अपनी मूल स्थिति से हट जाए, मूल स्थिति को भूल जाए। तो युक्ति अन्वेषणात्मक हो। दूसरा, मूल स्थिति से वह अपने को दूर कर ले। तीसरा बिंदु, अज्ञानता का पर्दा, अज्ञानता की चादर, अज्ञानता का आवरण ओढ़ ले, जिसके बारे में बता चुका हूँ। चौथा, अब मूल स्थिति की यदि बात करें तो मूल स्थिति बनाम काल्पनिक स्थिति पर आ जाए, यानी एक ऐसी जगह चला जाए जहां उसका समाज के किसी भी तबके से किसी भी रूप में कोई सरोकार नहीं, वह नहीं जानता कि वह किस समाज का है, किस तबके का है, अपने को ऐसा बना ले। और ऐसा करते हुए व्यक्तियों को अपनी
वर्तमान स्थिति से, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, उससे अपने को अलग कर ले, पृथक कर ले और समाज में प्रचलित भेदभाव के दायरे से भी अपने को बाहर कर ले। तो निष्कर्ष रॉल्स का ये है और इस आधार पर रॉल्स की जो तर्क प्रणाली है, न्याय संबंधी तर्क प्रणाली, वो आधारित है और न्याय का ये सर्वसम्मत प्रक्रिया निर्धारित करने का वो आधार देती है। जो आवरण की बात की है और अपनी मूल स्थिति से हटने की बात रॉल्स ने की है, उसके कारण क्या, वो क्यों ऐसा कहता है, तो उसके लिए हम उसको एक तरीके से उसको नियमावली के रूप में उसको रख सकते हैं। पहला, कि मूल स्थिति में रहते हुए वह ऐसी नीति, ऐसे कानून नहीं बनाएगा जिसमें जोखिम हो, खतरे हों। तो इसलिए मूल स्थिति में व्यक्ति जोखिम नहीं लेगा और ऐसी स्थिति में जब काल्पनिक में चला जाएगा तो अपनों को हीनतम स्थिति में पाएगा। हीनतम स्थिति, आपको याद होगा मैंने बताया था कि अपने को बिल्कुल ऐसी स्थिति में ले आए कल्पना करके जो सबसे ज़्यादा, जिसमें संभावना हो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल की, ऐसी स्थिति में लाने के बाद वह न्याय का आधार सोचे। तो न्याय के मूल सिद्धांतों की बात करें तो समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, सभी व्यक्तियों को वैसी स्वतंत्रता जैसी खुद को मिले। दूसरा, भेद मूलक सिद्धांत, जिसके तहत हीनतम स्थिति से जुड़े लोगों को अधिकतम, हीनतम स्थिति से जुड़े लोगों को अधिकतम और अवसर की उचित समानता का सिद्धांत, जिसके तहत विषमताएं उन पदों और स्थितियों के साथ जो अवसर की उचित समानता सबके लिए करवाएं। संक्षिप्त में रॉल्स के जो सिद्धांत हैं या रॉल्स का जो आधार है, उसको यहाँ पर एक आपके लिए एक अतिरिक्त जानकारी के रूप में दिया जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आज की तारीख में सर्वमान्य तो नहीं पर सबसे ज़्यादा प्रचलित। तो फिर इस सब का निष्कर्ष क्या, निचोड़ क्या? सामाजिक न्याय, न्याय और न्याय के विभिन्न रूप, न्याय का इवोल्यूशन और न्याय की वर्तमान परिभाषा। तो चलिए हम थोड़ा निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। पहला है कि रॉल्स के चिंतन ने न्याय संबंधी चिंतन को एक नई दिशा दी, नई सोच दी। नई सोच से तात्पर्य ये कि पूर्व में जहाँ नैतिक या धार्मिक आधार और उसके बाद कुछ अन्य आधार के बल पर न्याय या न्याय संगत नीतियों की बात की जाती थी, रॉल्स ने एक काल्पनिक व्यक्ति की कल्पना करते हुए, एक काल्पनिक व्यक्ति की बात करते हुए अज्ञानता के आवरण के तहत जो बातें रखी, उससे न्याय संबंधी चिंतन को नई दिशा मिली। दूसरा, इसका प्रभाव क्या हुआ? न्याय का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इसकी जो न्याय की सुदृढ़ता है वो आवश्यक हो गई। तीसरा, न्याय को निर्धारित करते समय सामाजिक न्याय का क्या आधार हो, ये तय करने में सहूलियत हुई। और चौथा और अंतिम, आलोचना इसकी बहुतायत पर उसने एक विकल्प दिया। बहुत सारे सिद्धांत आ रहे थे, लेकिन सभी में आलोचनाएं थीं। इसकी भी आलोचना होती है, लेकिन एक विकल्प के रूप में सामने आया। एक विकल्प के रूप में ये सिद्धांत को सामने लाकर रॉल्स ने
न्याय संबंधी चिंतन को एक नई दिशा देने की कोशिश की। यही जॉन रॉयल्स का योगदान है।